कैसे हो बच्चों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पहला चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर को बढ़िया से समझते हैं। बोर्ड का एग्जाम काफी नजदीक है, तो कोशिश करता हूं कि वहां तक मैं आपको सारा चैप्टर्स जितना भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स का है पूरा कर सकूं। देखता हूं कहां तक हम लोग पूरा कर सकते हैं इसको। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पहला चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या कहता है ये चैप्टर। इस चैप्टर में बस आपको बेसिक चीज दिमाग में रखना है कि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के आने से पहले किस तरह का था और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमें वो किस तरह से बर्बाद करके चला गया। इसका कंपैरिजन आपके दिमाग में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इंडियन इकोनॉमी, जहां तक आप सबको पता है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी थे। यानी हमें सोने की चिड़िया कहा करते थे लोग, ठीक है ना। लेकिन जब ये ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चला गया तो हमारे इकोनॉमी को कहा गया स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड। बच्चों, स्टैग्नेंट का क्या मतलब होता है? स्टैग्नेंट का मतलब होता है जहां पे बहुत लंबे समय तक कोई ग्रोथ नजर ना आए, तो उसे हम स्टैग्नेंट कहते हैं। बच्चों, बैकवर्ड किसे कहते हैं? बैकवर्ड उसे कहते हैं जिस इकोनॉमी का बैकबोन होता है एग्रीकल्चर, यानी जो अग्रेरियन इकोनॉमीज होते हैं उनको बैकवर्ड इकोनॉमीज कहते हैं। तो इंडिया में दोनों का जो है ना स्टैंप लग गया, स्टैग्नेंट एज वेल एज बैकवर्ड, अंग्रेज जब छोड़ के गए तब। अब सवाल है, मैंने कहा कि अंग्रेज की नजर हमारे कंट्री पे पड़ गई बिकॉज हम सेल्फ रिलायंट थे, इंडिपेंडेंट थे, प्रॉस्परस थे। और ब्रिटिशर्स उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे बहुत मशगूल था। उन्हें एक ऐसा कंट्री चाहिए था जहां से उनको बहुत सस्ते में रॉ मटेरियल मिल जाए, और एक ऐसा कंट्री चाहिए था जहां पे वो अपने इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को बड़े चढ़े हुए दाम पे या रीजनेबल रेट पे बेच सके। तो भारत की तरफ उनकी नजर पड़ी और उन्होंने भारत पे कब्जा किया बैटल ऑफ प्लासी को जीत करके। ये इन्होंने साख रखा अपना 1757 में बैटल ऑफ प्लासी को जीत करके वो भारत पर कब्जा कर लिए। और अपने जो उनकी चाहत थी कि भारत को रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया जाए, और भारत इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ पे अपने फिनिश्ड गुड्स को बेच दिया जाए। तो इसका रिपार्केशंस क्या हुआ? धीरे धीरे हमारा जो एग्रीकल्चर है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग में कन्वर्ट हो गया। यानी पहले किसान हमारे यहाँ फूड क्रॉप्स उगाते थे, अब वो कैश क्रॉप्स उगाने लगे। मैं चैप्टर में बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंसेस है। दूसरी बात, इंडस्ट्री पे इन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला। अब मैंने कहा आपसे कि ब्रिटिशर्स अपने फिनिश्ड गुड्स को हमारे यहाँ बेचना चाहते थे। भारत बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा मार्केट है, तो इस तरह से भारत का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है उनको एक बहुत ज्यादा कंपटीशन मिला ब्रिटिश कंपनियों से। ब्रिटिश कंपनी चूंकि मशीन से गुड्स बनाते थे तो उनकी क्वालिटी बहुत तगड़ी हुआ करती थी, और भारत के लोग यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था यानी हाथों से बनाते थे। तो इस तरह से इनको बहुत ज्यादा झटका लगा हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज यहाँ पे फ्लरिश कर गए और हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डेमोलिश कर गए। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज चूंकि डेमोलिश कर गए तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए थे वो चले गए फिर से खेती की तरफ, और खेती पे बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस तरह से कई सारे सेक्टर्स पे इन्होंने इफेक्ट डाला। एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अप टू एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर अगले क्लास में बाकी के सेक्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का जिस्ट क्या है। सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है वो है हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स में बैटल ऑफ प्लासी को याद रखना है, जो मैंने अभी आपको समझाया। 1757 वो साल था जो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ, और अंग्रेजों ने लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश शासकों का हमारे यहाँ राज हो गया, एक कॉलोनियल रूल हो गया, ठीक है ना। हम कॉलोनी बन गए और ब्रिटिशर्स रूलर बन गया। After the revolution of 1857, the rule was transferred from the East India Company to the British Crown। ये MCQ क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1757 यानी 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हुआ, हमारे यहाँ व्यापार करते थे ब्रिटिशर्स। बाद में 1857 के बाद उन्होंने ये दायित्व किसको दे दिया? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। देन
बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड आफ्टर द ब्रिटिशर्स रिलीज इंडिया, दोनों में क्या डिफरेंस है? बिफोर इंडिया था इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस, जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, और जो आफ्टर जब ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए, दैट इज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें पाया गया स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड। यानी स्टैग्नेंट मतलब मैं फिर से समझा देता हूं, यानी जहां पे लंबे समय तक कोई भी ग्रोथ नहीं, उसे स्टैग्नेंट कहते हैं। बैकवर्ड यानी जो अग्रेरियन इकोनॉमी होता है, जो एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है, उसको हम लोग बैकवर्ड इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट, इंडिया का जो था ना लो लेवल ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे अपने कंट्री को उजागर करने के लिए, अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए, ना कि हमारे कंट्री को। तो हमारे यहाँ का जो इकोनॉमिक परिस्थिति था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, वो काफी कमजोर था। और कितना कमजोर था, हमारा जीडीपी कितना था, हमारा पर कैपिटा इनकम कितना था, कभी भी अंग्रेजों ने इसको एस्टिमेट करने का कभी भी प्रयास नहीं किया। लेकिन हम लकी थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये एस्टिमेट किया, जिन्होंने इस प्रयास को किया। कौन कौन थे वो नाम देखो यहां पे मैंने लिखा है। विलियम डिगबाई, फिंडले शेरस, दादा भाई नैरोजी, डॉक्टर BKBRB राव एंड RC देसाई, ये कुछ लोग थे जिन्होंने एस्टिमेट किया। और इसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट एस्टिमेट हम मानते हैं VKRB राव साहब का, जिनका एस्टिमेट बहुत सिग्निफिकेंट था, यानी एक्सेप्टेबल था। अच्छा, अब इन्होंने जो एस्टिमेट किया उसका अगर हम एवरेज निकाले तो ये पाया गया कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में हमारा इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, जीडीपी का जो ग्रोथ था वो लेस देन 2% था, और पर कैपिटा इनकम जो है वो लेस देन 0.5% था। ये MCQ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। अब मैं सीधे आ जाता हूं कॉजेज ऑफ द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। आपको जैसा कि मैंने कहा कि हर एक इकोनॉमी, हर एक सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो ऑक्यूपेशनल सेक्टर हो, सारा सेक्टर, चाहे वो फॉरेन ट्रेड हो, स्टैग्नेंट था। क्यों था, उसके कॉजेज क्या थे, ये हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर का। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा स्टैग्नेंट क्यों था, उसमें ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा था? तो सबसे पहला कारण था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम बच्चों क्या होता है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम में अंग्रेजों ने क्या किया, एक मिडिल मैन को इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम जमींदार कहते थे। तो 3 सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। आपके लिए रेलेवेंट है जमींदारी सिस्टम, उसको समझना बहुत जरूरी है। सर आपने कहा है मिडिल मैन थे जमींदार, का मतलब क्या होता है? मिडिल मैन का मतलब होता है कि ये किसानों से, जमींदारों का काम था, ये काम किसने सौंपा था उनको? ये काम उनको अंग्रेजों ने सौंपा था। अंग्रेज क्या करते थे? जमींदार को ये ड्यूटी दिया गया था कि आप किसानों से कर लोगे, कर का मतलब होता है टैक्स लोगे, और उस टैक्स का पैसा आप हमें दोगे। तो सपोज करो ब्रिटिशर्स ने कहा आप हर एक फार्मर से 10 रुपए का टैक्स लो, पर जमींदार उनसे बहुत ज्यादा पैसा लेता था। 10 रुपए अंग्रेज को देता था, बाकी पैसे वो अपने जेब में भरता था। तो इसको कहते हैं हम लोग, सबसे पहला पॉइंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इससे होता क्या, इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हो गया कि किसानों के पास पैसे बहुत कम बचते थे खेतों में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर पैसा लैंडलॉर्ड लेके जाते थे, जमींदार लेके चले जाते थे। और फिर किसान गरीब के गरीब रहते थे, उनको अपना सारा जमीन वगैरह सब धीरे धीरे जमींदारों के पास गिरवी रखना पड़ता था, और फिर किसान जो है वो लैंडलेस लेबर्स हो जाते थे। और चूंकि जमीनों पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता था फार्म लैंड्स पे, इसलिए खेती ग्रो नहीं कर रहा था। दूसरा, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी मतलब होता है अनिश्चितता, यानी अनसर्टेनिटी, अर्थात कि चूंकि अंग्रेज या फिर जमींदार इरिगेशन सिस्टम पे कोई फोकस नहीं था उनका, किसानों के पास भी इतने पैसे नहीं होते थे कि वो इरिगेशन फैसिलिटीज पे ध्यान दे। तो नतीजा ये होता था कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो पूरी तरह से मॉनसून पे डिपेंड था, मॉनसून पे डिपेंड था, यानी बारिश पे डिपेंड था। अगर किसी साल बारिश एडिक्वेट हुआ तो खेती अच्छा होता था, किसी साल कम हुआ तो खेती में इफेक्ट आता था, प्रोडक्टिविटी उसका कम हो जाता था। इसको हम लोग कहते हैं हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी।
तीसरे नंबर पे आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। चूंकि इंडिया को एक रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना था, यानी ब्रिटिशर्स को एक ऐसा अनाज इंडिया में उगाना था जो कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज है उनके यहाँ रॉ मटेरियल का काम करे। तो पहले किसान जो है ना, अब देखो यहाँ पे दो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि जब किसान खुद के लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए अनाज उगा रहा था और जो सरप्लस बचता था उसको मार्केट में बेचता था, इसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। तो वो फूड क्रॉप्स उगाता था, यानी खुद खाता था और बाकी बेच देता था। लेकिन अंग्रेजों ने उनको फोर्स किया कि आप कौन सा फार्मिंग करो, कमर्शियल फार्मिंग, यानी ऐसा अनाज उगाओ, इंडिगो उगाओ जो कि आप खा नहीं सकते हो, सिर्फ बेच सकते हो। किसे बेच सकते हो? अंग्रेजों को। अंग्रेज उसको कहां इस्तेमाल करेंगे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन उससे फ्लरिश होगा। इसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग कहा गया। ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर में एक सर्टेन शिफ्ट आ गया, सब्सिस्टेंस फार्मिंग से वो कन्वर्ट हो गया कमर्शियल फार्मिंग में। इसका नतीजा ये हो गया कि चूंकि फूड क्रॉप्स में कमी आ गई हमारे कंट्री में और भूखमरी सा जिंदगी किसानों में, गरीबों में फैल गया। ठीक है ना, तो इससे किसानों की प्रोडक्टिविटी, जो फसल उगाने की उनमें एबिलिटी थी, वो कम हो गई और एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट हो गया। नेक्स्ट आता है पार्टीशन ऑफ द कंट्री। आप सबको पता है अंग्रेज चले तो गए लेकिन हमारे कंट्री को तोड़ के चले गए। 1947 में जो पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए, इससे हमारे देश को काफी नुकसान हुआ। उसमें सबसे उल्लेखनीय क्या है? देखो, पहला शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, यानी कुछ रीजन ऐसे थे जो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज थे, जूट इंडस्ट्रीज खास करके, लेदर इंडस्ट्रीज और भी कई सारे इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल भारत में बनता था, वो हिस्सा चला गया पाकिस्तान की तरफ। तो हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्रीज था, खास करके जूट इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज, इन सब में भारी भरकम इफेक्ट हुआ। दूसरा, फूड प्रॉब्लम। दो रीजन था, वेस्ट पंजाब और सिंध, जिनको हम लोग फ्रूट ग्रैनरीज कहते हैं। यहाँ पे अबेंडेंस फूड प्रोड्यूस होता था, ये दोनों हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, तो हमारे यहाँ फूड्स की कमी हो गई। और तीसरे नंबर पे आता है लॉस ऑफ मार्केट। मार्केट, फसलें हम उगाते हैं उसको बेचना भी रहता है, तो जो इंडस्ट्रीज हम बनाते हैं उसमें जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है उसको बेचने के लिए एक मार्केट भी चाहिए होता है। तो हमारा देश चूंकि टुकड़ों में बंट गया, तो इसलिए मार्केट साइज भी कम हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया सारा कॉजेज ऑफ एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया। कल मैं इस चैप्टर को पूरा करूंगा और कल का क्लास अटेंड करने से पहले जिन्होंने इस क्लास को अटेंड नहीं किया वो जरूर इस क्लास को पहले अटेंड करना, फिर जो है कल वाली क्लास को अटेंड करना।